Hello student, myself Sunil Bharadwaj. I am the faculty of physics. Today I will discuss with you the second unit which is known as force and motion. किसकी मैं बात करता हूँ? फोर्स एंड मोशन की मैं बात करता हूँ। तो जब मैं इस फोर्स एंड मोशन को मैं स्टार्ट कर देता हूँ तो उसमें सबसे पहले मैं मैथमेटिकल बैकग्राउंड में चलता हूँ, जिसके अंदर जो आपका जो सिलेबस स्टार्ट होता है वो होता है वेक्टर से, और स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज से ये हमारे पास में रहता है। क्योंकि जब भी मैं इसके अंदर चलूँगा तो फोर्स एंड मोशन को पढ़ाने से पहले मुझे वेक्टर ज़रूर पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए जो आपका सिलेबस है अप्लाइड फिजिक्स का, उसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहले क्या पढ़ाने वाला हूँ? स्केलर क्वांटिटीज। क्या कहता हूँ मैं? स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटी। तो मैं सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपसे स्केलर क्वांटिटी की। अगर मैं बात करता हूँ, अ क्वांटिटी which have magnitude only and no direction. A quantity which have magnitude only and no direction is called scalar quantity. समझना, स्केलर क्वांटिटी विच है मैग्नीट्यूड ओनली, नो डायरेक्शन इज कॉल्ड क्या कहेंगे हम? स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल, लेंथ, टाइम। कौन कौन सी है वो? लेंथ, टाइम, मास, टेम्परेचर, एनर्जी, ठीक है, एसेट्रा। तो ये ऑल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ स्केलर क्वांटिटी। सेकंड उसमें आता है आपके पास में वेक्टर क्वांटिटी। क्या है हमारे पास में? वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर मैं वेक्टर क्वांटिटी की मैं बात करता हूँ, अ क्वांटिटी which have magnitude, a quantity which have magnitude as well as direction is called vector quantity. अगर मैं इसके एग्जाम्पल की मैं बात करता हूँ, तो एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूँ, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, एक्सेलरेशन, एटसेट्रा। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, एक्सेलरेशन, और दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। क्या चीज़ है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। अगर मैं बात करता हूँ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर कि हम किसी भी चीज़ को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ये केस हमारे पास में है कि मैं किसी भी वेक्टर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करूँगा। ये चीज़ देखिए यहाँ पर। तो रिप्रेजेंटेशन की मैं बात करता हूँ, अ वेक्टर क्वांटिटी हैज टू थिंग्स। कौन कौन से हैं वो? दो थिंग्स। पहले में है मैग्नीट्यूड और दूसरी है हमारे पास में डायरेक्शन।
पहला क्या है मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या है मेरे पास में डायरेक्शन हो जाएगा। तो मैं बात करूँ द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर is represented by a length of a straight line ठीक है। मैं बात करता हूँ, ये कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन बाय अ लेंथ ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो ये हमारे पास में इस तरीके का केस हो गया, स्ट्रेट लाइन से ये इसको क्या करता है रिप्रेजेंट करता है। द डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय एंड ये इधर नहीं दिखाई देगा तो एंड द डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ किससे करता है ये बाय अ एरो हेड ठीक है एट द end of the line। तो आप देखिए यहाँ पर कि आप कोई भी चीज है, कोई एक पॉइंट है, एक पॉइंट ए और कोई दूसरा पॉइंट क्या चीज है हमारे पास में ये है, ये इस पर मैंने क्या लगा दिया एरो लगा दिया। क्या लगा दिया एरो, दिस इज द एरो। और एक पॉइंट ये है ए और एक पॉइंट क्या कह दिया बी, और इसको जो रिप्रेजेंट करेगा वो कोई पी वेक्टर कर रहा है। क्या बात कर रहा है पी वेक्टर हमारे पास में ये इस तरीके से कर रहा है और इसको बोलते हैं हेड और इसको बोलते हैं टेल। ये क्या चीज है हेड और टेल। हेड में सिर जिसको किससे रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पे ये कहता है द डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो हेड कि इस डायरेक्शन में ये क्या कर रहा है मूव कर रहा है। किस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और इसकी जो लेंथ है तो हमारे पास में जो पी वेक्टर है पी वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय जो पी वेक्टर है वो हमेशा रिप्रेजेंट करेगा ए बी से, ए बी ये वाली ए बी। तो दिस इज द वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। तो P इज नोन एज तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर क्या हो गया P इज इक्वल टू ए बी। आ गया समझ में। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे किसी भी वेक्टर को क्या करेंगे रिप्रेजेंट करेंगे। तो नेक्स्ट वाला जो केस रहेगा हमारे पास में वो रहेगा टाइप्स ऑफ वेक्टर। क्या रहेगा टाइप्स ऑफ वेक्टर। नेक्स्ट जो केस है वो किसका केस है टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर ये हमारे पास केस हो जाएगा कि टाइप्स ऑफ वेक्टर की। अब देखो जनरली उसमें अगर मैं ये कहता हूँ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर। कौन कौन से नल वेक्टर, यूनिट वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, ठीक है, नेगेटिव वेक्टर, पॉजिटिव वेक्टर, पैरेलल वेक्टर। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर बट इन केस ऑफ इन दिस केस केवल देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेक्टर की मैं बात करता हूँ। कि पहले केस में अगर मैं बात करता हूँ तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेक्टर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो पहला केस कौन सा है हमारे पास में जिसको हम बोलेंगे पोलर वेक्टर्स। क्या कहेंगे पोलर वेक्टर्स। दूसरा केस रहेगा हमारा एक्सियल वेक्टर्स। ये दो केस हैं हमारे पास में पोलर वेक्टर और एक्सियल वेक्टर। तो अगर मैं बात करता हूँ इन केस में
कि हमारे पास में पोलर वेक्टर क्या रहता है, पोलर वेक्टर्स, कि पोलर वेक्टर्स हमारे पास में कौन से वेक्टर्स रहेंगे। तो इस केस में कहता हूं a vector quantity whose direction is along the direction of motion of the particles are called क्या कहेंगे हम इनको, पोलर वेक्टर्स। क्या कहेंगे, पोलर वेक्टर्स। A vector quantity whose direction is along, किसके डायरेक्शन रहेगी, whose direction is along the direction of motion of the particle। ये याद रख लेना, ये वाला पॉइंट जो हमारे पास में है डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये केस में आएगा। अगर मैं बात करता हूँ डायरेक्शन ऑफ मोशन की, तो पोलर वेक्टर्स हमारे पास में रहेंगे इस केस में कि हमारे पास में। तो अगर मैं एग्जाम्पल की मैं बात करता हूँ, एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास में पोलर वेक्टर्स कौन कौन से वेक्टर हैं, ये चीज़ आप देखिएगा कि अगर मैं बात करता हूँ तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम, etc. are the polar vectors। ये क्या चीज़ है हमारे पास में, ये पोलर वेक्टर्स हैं। क्या है ये, पोलर वेक्टर्स हैं। नेक्स्ट केस है हमारे पास में, सेकंड वाला केस है हमारे पास में एक्सियल वेक्टर, एक्सियल वेक्टर। क्या है रहेगा, अ वेक्टर क्वांटिटी whose direction is along the axis of rotation of the particle rotation is called axial vector। एक्सियल वेक्टर्स आर लगा देते, पार्टिकल्स, रोटेशन ऑफ द पार्टिकल्स आर कॉल्ड एक्सियल वेक्टर्स। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की मैं बात करता हूँ, एग्जाम्पल यहाँ लिख देता हूँ, एग्जाम्पल। इसके लिए केस में जो आएगा वो रहेगी एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, एटसेट्रा। ये इस तरीके के क्या रहेंगे हमारे पास में, इनको कहेंगे हम एक्सियल वेक्टर। तो ये किस तरीके से हमारे पास में, देखिए रोटेट करेगा भाई, कोई डिस्टेंस करता है, कोई मूव करता है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास में दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और कोई भी बॉडी इस तरीके से क्या करेगी, मूव कर रही है। क्या है ये, हमारे पास में इस तरीके से मूव करेगी। तो ये हमारे पास में क्या चीज़ है, इस तरीके से कोई बॉडी क्या करेगी, मूव करेगी। तो इसको मैं क्या कहूँगा, ये हमारे पास में क्या, ओमेगा, इसको कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। क्या कहेंगे, एंगुलर वेलोसिटी। और इसको कहेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन।
रोटेशन। तो इसकी जो मोशन है वो इस तरीके से हमारे पास में क्या कर रही है, मूव कर रही है। ये मान लीजिए दिस इज अ मार्कर, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज अ बॉडी विच मूव्स दिस अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। इसको कहेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो ये सारी चीज इस तरीके से आपने देख लिया कि आपने टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ लिए। अब मैं बात करता हूँ आपसे कि हमारे पास में वेक्टर्स और क्या रहते हैं, कौन कौन से वेक्टर हमारे पास में रहते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ कौन कौन से वेक्टर हैं। तो और वेक्टर मैं बता देता हूँ। एक है हमारे पास में नल वेक्टर, नल वेक्टर, इसको जीरो वेक्टर भी कहते हैं, जीरो वेक्टर। तो नल वेक्टर क्या होते हैं और जीरो वेक्टर क्या होते हैं, ये दोनों ही क्या चीज़ है, एक ही बात है। तो मैं बात करता हूँ इसके केस में, अ वेक्टर whose magnitude, a vector whose magnitude क्या रहेगा, इज जीरो, इज कॉल्ड नल वेक्टर, नल वेक्टर। तो नल वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई, null vector can be represented by जीरो वेक्टर। इस तरीके से हम इसको क्या कह देंगे, जीरो वेक्टर। दिस इज द नल वेक्टर। सेकंड केस है हमारे पास में यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिट वेक्टर। तो मैं बात करता हूं यूनिट वेक्टर की, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी is called unit vector, unit vector। तो unit vector, unit vector is represented by क्या कह दिया, ए कैप, ए कैप। ठीक है, इसको कैप बोलते हैं कि किसी भी वेरिएबल को, किसी भी वेरिएबल को कह दीजिए, या किसी भी हमारे पास में जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, इनके ऊपर आप कैप लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, यूनिट वेक्टर बन जाएगा। तो यूनिट वेक्टर हमारे पास में वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाई ए कैप, मार कर ले लेते हैं दूसरा। तो ये क्या कहता है, ए कैप, तो ये कहेगा ए वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, तो ये सारी चीज क्या रहेगी हमारे पास में, यूनिट वेक्टर। क्या रहेगा, यूनिट वेक्टर। इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको यूनिट वेक्टर करते हैं। ठीक है, आगे समझ में, ए कैप हमारे पास में ये है। और कहीं कहीं इसको ऐसे भी कह सकते हैं, और एन कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, एन कैप से रिप्रेजेंट कर देते। ठीक है, इट्स वैल्यू इज ऑलवेज 1। तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा 1 रहेगी। अब मैं बात करता हूँ आपसे एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, कि दो वेक्टर्स को ऐड कैसे करोगे, एडिशन ऑफ टू वेक्टर। हमारे पास में एडिशन ऑफ टू वेक्टर, नेक्स्ट केसेस है हमारे पास में एडिशन, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स।
तो दो वेक्टरों का ऐड करना, दो वेक्टरों का जोड़। तो आपने क्या काम किया, लेट ए एंड बी टू वेक्टर्स। मान लेते हैं हमारे पास में दो वेक्टर हैं, एक स्मॉल ए और एक बी टू वेक्टर्स such that the terminal point of a vector is the initial point of vector b। तो वो उसका क्या बन जाएगा, इनिशियल पॉइंट बन जाएगा वेक्टर बी का। ठीक है, तो हमारे पास में एन कैपिटल आर इज द सम ऑफ वेक्टर ए एंड बी which is called resultant vector of A and B। तो इस केस को आप ऐसे देखिए कि मैंने क्या कहा था, ए, हमारे पास में एक ए वेक्टर है, दिस इज द ए वेक्टर। बी वेक्टर इसके किस में आ गया, इनिशियल पॉइंट पे आ गया बी वेक्टर, और ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास में रिजल्टेंट वेक्टर है। क्या चीज है, ये रिजल्टेंट वेक्टर है इस तरीके से। तो ये हमारे पास में कोई ओ, ये कैपिटल ए, ये कैपिटल बी, और मैंने क्या मान लिया था, ये आर इज द सम ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, और ये क्या चीज़ है, ए, और ये क्या हो गया, बी वेक्टर। तो अगर मैं बात करता हूँ आपसे ओबी की, ओबी जो वेक्टर है हमारे पास में वो क्या रहेगा, ओ से ए गया प्लस, और ए से कहाँ गया मैं, बी गया। क्योंकि देखिए ये वेक्टर अलग है, इसकी अगर आप डायरेक्शन देखते हो तो ये रहता है, ये आपका दिस और इसके साथ में ये, क्योंकि ये दोनों ऐड हो रहे हैं, तो ओ बी इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और ओ बी क्या चीज़ था मेरे पास में, दिस इज द आर वेक्टर, तो ये आ गया ए प्लस बी। तो इस तरीके से आप वेक्टर को जोड़ोगे, क्या करोगे, वेक्टरों को आप जोड़ोगे, इस तरीके से आप जोड़ोगे। मान लेते हैं एग्जाम्पल से, देखिए एडिशन ऑफ टू वेक्टर की मैं बात करता हूँ। कोई ए वेक्टर मान लिया 2i प्लस 3j प्लस 5k, ये ए हो गया। कोई बी वेक्टर आ गया i माइनस 2j माइनस 3k, ये कोई बी वेक्टर है इस तरीके से। तो नाउ एडिशन ऑफ दिस वेक्टर, तो मैं कहता हूँ आर इज द सम मतलब ए प्लस बी, पहले ए लिखो 2i प्लस 3j प्लस 5k, ये आ गया, प्लस सम बी वेक्टर i माइनस 2j माइनस 3k कर दीजिए आप। आर रिजल्टेंट वेक्टर में क्या हो गया, 2i में से ये आ गया 2i प्लस i, कितना आ गया 3i, ओके 3i माइनस 2j, तो 3 में से 2 गया तो j आ गया, 5k माइनस 3k तो प्लस 2k, दिस इज द एडिशन ऑफ दीज वेक्टर। ऐसे आपको कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास में आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। किसकी मैं बात कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर।
नेक्स्ट है आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। तो अब बात कर रहा हूं मैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स की। किसकी बात कर रहा हूँ? सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। बिल्कुल दिस इज द सिमिलर एज द एडिशन ऑफ टू वेक्टर। सीधा सीधा सा बात है, ऐड इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो कंसीडर टू वेक्टर्स, कंसीडर टू वेक्टर्स ए एंड बी। कोई वेक्टर मैंने मान लिया ए एंड बी, then we have to subtract b from vector a, b from vector a। तो अगर मैं बात करता हूं इसके, तो देखिए इस तरीके का एक डायग्राम है कि आपके पास में कि कोई हमारे पास में ये ए वेक्टर है। क्या चीज़ है? दिस इज द वेक्टर ए। क्या कह दिया मैंने? ये ए वेक्टर है। और ये क्या चीज़ है मेरे पास में? कोई बी वेक्टर है। ये ओ हो गया। और अगर मैं इसको रेड से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, इसके रिजल्टेंट को, ये कोई हमारे पास में क्या चीज़ है? कोई सी वेक्टर है। क्या चीज़ है? कोई सी वेक्टर है। तो मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। सी इज द रिजल्टेंट वेक्टर जो आर के बराबर है, ये तो आपको पता ही है। तो इस वेक्टर को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो इस केस में कैसे करते हैं? जो रूल होता है वेक्टर्स का, आपने देखिए बी वेक्टर इधर पीछे की साइड में आपने क्या कर दिया? ड्रॉ कर दिया। दिस इज द बी वेक्टर। क्या मान लिया? बी वेक्टर इन द अपोजिट डायरेक्शन। ये कोई हमारे पास में बी है, मान लीजिए ओ, ये बी वेक्टर है हमारे पास में। तो ये इस डायरेक्शन में हो गया। तो यहाँ से भी आप क्या करोगे? एक डायरेक्शन चूज करोगे ना, ये रहा। और इस तरीके से आपने ये यहाँ बना दिया। तो देखिए ये हमारे पास में है, इसको और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ये रहा, दोबारा खींचता हूँ इसको, ये रहा। दिस इज द सी वेक्टर। ठीक है, चलो मैं इसको आर ही कह देता हूँ, आर रिजल्टेंट वेक्टर। ये ए हो गया, ये बी है दिस साइड में। ठीक है, तो ये क्या रहेगा? माइनस बी, क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या है? ये डायरेक्शन है इसकी। क्या है? ये हमारे पास में इसकी क्या हो जाएगी? डायरेक्शन होगी। तो रूल इसके अंदर लगेगा, क्योंकि अगर ये क्या चीज़ है? ये भी बी है, नेगेटिव बी है, और ये भी क्या चीज़ है? नेगेटिव बी है। तो ये पूरा क्या चीज़ हो जाएगा? नेगेटिव बी। सॉरी, ये ना थोड़ा सा बड़ा बना दिया है मैंने, इसको ऐसे करते हैं। ये बस बी वेक्टर, और ये क्या चीज़ है? ए वेक्टर है हमारे पास में। क्या चीज़ है? ए वेक्टर। इस तरीके का ये डायग्राम है। तो इस डायग्राम में जब आप देखोगे कि अगर हम बात करते हैं तो रिजल्टेंट वेक्टर आर क्या आएगा? इस तरीके से देखिए, ये मैंने ओ, ये कोई भी ओ पी क्यू, ये मान लिया मैंने ओ पी क्यू। तो ओ क्यू हमारे पास में ओ क्यू क्या रहेगा? ओ पी प्लस क्या रहेगा? इस डायरेक्शन में जा रहा पी क्यू। तो ध्यान दें, ओ क्यू जो रहेगा ओ पी इज द ए वेक्टर प्लस पी क्यू इज द माइनस बी वेक्टर। तो ओ क्यू इज इक्वल टू ए माइनस बी, और ओ क्यू हमारे पास में क्या चीज़ है? आर है। तो ए माइनस बी, दिस इज द रिजल्टेंट। अगर ये तो है सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर, लेकिन इस केस को देखो, ये क्या चीज़ है? एक नेगेटिव वेक्टर है और एक पॉजिटिव वेक्टर है। उन दोनों का क्या है? एडिशन ही तो है। क्या चीज़ है?
उन दोनों का क्या है, ये एडिशन है। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछिए, यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट हो इस केस में है। नेगेटिव वेक्टर का कोई एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए सब्ट्रैक्ट करना, दो वेक्टर हैं, तो मान लेते हैं एग्जांपल में मैंने ए वेक्टर मान लिया, कोई ए, ये मान लिया 3i + 3k 3j और 0k है पहला। बी वेक्टर आपके पास में क्या चीज़ है, ये 2i - 2j और -5k, ये चीज़ है। तो सब्ट्रैक्ट करो इनको, तो आर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वही है रिजल्टेंट वेक्टर a - b, ठीक हो। b को a में से कर देते हैं, तो a - b करेंगे तो आपको पता है 3i + 3j + 0k, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2i - 2j -5k को। तो देखो जब इसको करेंगे 3 में से 2 गई तो क्या बचा i, 3i में से माइनस माइनस प्लस तो 2j, तो कितना आ गया +5j, 0 माइनस माइनस प्लस 0 और 5 कितना हो गया +5k। दिस इज द सब्ट्रैक्शन। ऐसे आपको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा आपको इस तरीके से। तो आपने सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया, एडिशन पढ़ लिया। फिर आपसे पूछता है कि आपका ट्रायंगल लॉ की केवल डेफिनेशन आपसे पूछ रहा है, उसका प्रूफ नहीं करा रहा, आपके सिलेबस में पूछ रहा ओनली द डेफिनेशन ऑफ ट्रायंगल लॉ। तो ये चीज़ मैं आपको करता हूँ। तो आपके सिलेबस में अगली जो डेफिनेशन है, ओनली डेफिनेशन पूछी है, जिसको मैं बोल देता स्टेटमेंट, वो है हमारे पास में ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जो आपके सिलेबस में है, इसकी केवल डेफिनेशन आपसे पूछी है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड both magnitude and direction by the two sides of the triangle taken in the same order। क्या कहा, taking into the same order। If two vectors are represented both magnitude and direction by the two sides of the triangle taken in the same order, then the resultant of these third side of the triangle taken in the opposite order। क्या कहेगी, अपोजिट ऑर्डर। ये कहता है, दोबारा देख लीजिए, इफ द टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बोथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है बाय द टू साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन द सेम ऑर्डर, देन द रिजल्टेंट ऑफ दिस थर्ड साइड, जो इसकी तीसरी साइड है वो क्या रहेगी, टेकन इन द अपोजिट। तो देखिए इसका डायग्राम से हम आपको बनाकर दिखाते हैं
कि हमारे पास में क्या डायग्राम रहता है। तो जब आप इसके डायग्राम से आप यहाँ से देखोगे, ऊपर चली गई, तो इस तरीके से इसका पार्ट आता है। ये हमारे पास में है कोई ए पी और ये हमारे पास में क्या रहेगा क्यू। तो हमने क्या कह दिया, दिस इज द रिजल्टेंट, ये तो सभी को पता है। और ये क्या चीज है, ए वेक्टर, तो ये क्या रहेगा हमारे पास में, बी वेक्टर रहेगा। और अगर मैं इसके केस में ये और कह देता हूँ, ये केस इस तरीके से, इसको और मैंने इस तरीके से साइड कर दिया, तो तब ये रूल लगेगा, दिस इज द 90, ये कितना है 90 का, और इसके बीच में लगने वाला एंगल क्या है, थीटा। और इसको क्या कह दिया मैंने, डी कह दिया। क्या कह दिया, डी डिस्टेंस। तो इस तरीके का ये केस रहेगा, दिस इज द एंगल अल्फा, ये अल्फा रहेगा, ये ए बी और आर। तो ये इस केस में हम देखेंगे तो हम यहाँ से एंगल से ये साइड निकालेंगे, ये क्या है, इनके बीच में ये क्या है, कौन कौन सी चीज़ आएंगी, तो ये सारी चीज़ में। तो इसके अंदर जब मैं आपसे बात करता हूँ, रिजल्टेंट की मैं बात करता हूँ, तो ऐसे केस में रिजल्टेंट क्या आता है, ये देखिए, रिजल्टेंट ऑफ आर। तो ये केस जब आता है तो हमारे पास में हमेशा याद रखना, आर इज इक्वल टू क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab कॉस थीटा। क्या आता है, 2ab कॉस थीटा। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a डॉट बी, क्या लिख देते हैं, a डॉट बी। तो ये केस है हमारे पास में रिजल्टेंट का। और इसको कैसे भी लिख सकते हैं, हम हमेशा इसको लिखते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी। हमेशा याद रखना, स्केलर प्रोडक्ट से ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या आ जाता है, ए बी कॉस थीटा, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आर की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा, आर की वैल्यू निकालने से ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा। साथ में अगर मैं बात करता हूँ डायरेक्शन ऑफ आर की, किसकी मैं बात करता हूँ, डायरेक्शन ऑफ आर। तो डायरेक्शन ऑफ आर हमारे पास में क्या रहता है, tan अल्फा, क्या रहता है, tan अल्फा। और इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है, b साइन थीटा अपॉन में हमारे पास में क्या रहेगा, a प्लस बी साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा, क्या रहेगा, कॉस थीटा। ये रहेगी tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन में a प्लस बी कॉस थीटा। तो ये डायरेक्शन ऑफ आर रहेगा। क्योंकि मैंने इसको प्रूफ नहीं कराया है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, कहीं आपको पता चल जाए तो ये इक्वेशन याद रखना, आर के रिजल्टेंट के लिए और tan अल्फा के लिए ये याद रखना। तो ये सारी चीज़ आपको याद रखनी है। अब है आपके पास में पैरेललोग्राम ऑफ अ वेक्टर। नेक्स्ट केस करते हैं हम पैरेललोग्राम का। नेक्स्ट है हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन।
एडिशन। देखिए सबसे पहले आप एक पैरेललोग्राम बना लीजिए जिससे आपको पता चल जाए। मैं ये बनाता हूँ इधर साइड में, थोड़ा सा बड़ा बन गया। दिस इज द पैरेललोग्राम। ठीक है, ये हमारे पास में दिस इज द ओ, ये ए बी, और ये क्या चीज़ रहेगा हमारे पास में सी। तो हमारे पास में ये वेक्टर क्या हो गया पी वेक्टर, और ये वेक्टर क्या रह गया क्यू वेक्टर, और ये हमें पता ये तो आर ही रहेगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग ये भी पी वेक्टर रहेगा और ये क्या रहेगा क्यू वेक्टर रहेगा। और ये जो एंगल है हमारे पास में इनके बीच में रहने वाला एंगल क्या है थीटा है। इस तरीके से बनेगा पैरेललोग्राम। तो इसकी क्या कहता है ये कहता है इफ टू vectors represented both in magnitude and direction by the adjacent side of a parallelogram drawn from a point then the resultant vector is represented both in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram passing through the same point. Passing through the same. ये आपने देख लिया। ये कहता है if two vectors represented both in magnitude direction by the adjacent side of a parallelogram drawn from a point, then the resultant vector is represented both in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram passing through the same point. ये केस आपने इस तरीके से यहाँ से देख लिया। तो ये आपको डेफिनेशन बता दी कि पैरेललोग्राम क्या है, कौन सी चीज़ क्या है, इस तरीके से। तो चलिए अब मैं जो भी रिमेनिंग टॉपिक है हम उसको अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ तक अगर आपको किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछना। ओके, थैंक यू, बाय बाय।